आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र और तेलंगाना रियासतें मिलकर गोदावरी के पानी से फायदा उठा सकती हैं। उन्होंने वाजे किया कि बानाकाचरला प्रोजेक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नायडू ने कहा कि उन्होंने कभी भी तेलंगाना के गोदावरी अवपाशी मंसूबों की मुखालफत नहीं की। उनके मुताबिक हर साल तकरीबन 2000 टीएमसी पानी समंदर में बह जाता है। अगर दोनों रियासतें सिर्फ 200 टीएमसी पानी भी इस्तेमाल करें तो बड़ा फायदा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी का मुश्तरका इस्तेमाल दोनों रियासतों के लिए सूदमंद होगा। बानाकाचरला प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर महफूज है और किसी के मुफादात के खिलाफ नहीं। उन्होंने ताउन और हम आहंगी पर जोर दिया ताकि दोनों रियासतों की तरक्की हो सके। उनका बयान पानी की तकसीम से मुताल्लिक कशीदगी को कम करने की कोशिश समझा जा रहा है। ये बयान उन्होंने जुमेरात के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ఓకే అమ్మ, బనకచర్ల ఎవ్వరికి నష్టం లేదు. కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు నేను సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే దేవాదులు నేనే పునాదులు వేశాను. ఆ రోజు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెట్టాను. శ్రీశైలం ఎస్ఎల్బిసి, ఇప్పుడు మాధవరెడ్డి కెనాల్. అది చూసిన తర్వాత ఆ రోజు నేను దేవాదుల ప్రాజెక్టు కూడా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సాధ్యమని గోదావరి పైన ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెట్టాం. అదే సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రాలో పుష్కర, తాటిపూడి 2 లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు తీసుకొచ్చాను. తర్వాత కొన్ని వీళ్ళు దేవాదుల ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడే ఎల్లంపల్లి అన్నారు, అది రాలేదు, అది కూడా పెద్ద స్కామ్ అయింది. తర్వాత ఈరోజు వీళ్ళు దేవాదులు తీసుకొచ్చారు. గోదావరిలో నీళ్లున్నాయి, పైన ఉండేవాళ్ళు వాడుకుంటారు, కిందలో వాడుకోవచ్చు. 2000 టీఎంసీ నీళ్లు సగటున 100 సంవత్సరాలు సముద్రంలోకి పోయినాయి. సముద్రంలోకి పోయే నీళ్లు ఒక 200 టీఎంసీ ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ వాడుకుంటే రాష్ట్రాలు బాగుపడతాయి, తెలుగు కమ్యూనిటీ బాగుపడుతుంది, నీటి సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఆ విషయమే నేను పదే పదే చెప్తున్నా. ఎవ్వరికీ నష్టం లేదు. నేను తెలంగాణలో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ గోదావరి పైన ఎప్పుడూ. किरण कुमार रेड्डी पर बीआरएस के एमएलए कल्वाकुंतला संजय ने सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कपड़े उतार कर घूमने का शौक किया है। किरण कुमार रेड्डी को अगर कपड़े उतारने हैं तो तेलंगाना भून आने की क्या जरूरत, बाहर जाकर उतारी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किरण कुमार रेड्डी ने कभी तेलंगाना अवाम की जरूरियात पर बात की है। संजय ने तंज करते हुए कहा कि किरण को बनिक्काचरला की स्पेलिंग तक मालूम नहीं, फिर भी वो हरीश राव पर जवाबी बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बगैर इल्म के तबसरे करना शर्म की बात है। ये बयान सियासी महाज आरआई को हुआ देने वाला माना जा रहा है। किरण कुमार रेड्डी के हालिया बयानात पर बीआरएस लीडरान बरहम नजर आ रहे हैं। तेलंगाना भूम में दिए गए बयान से नया तनाज़ा पैदा हो गया है। దేనికి బట్టలు ఇస్తారంట? అంత షోక్ ఉంటే బయట పోయి ఎక్కడైనా బట్టలు ఇప్పేవాళ్ళని చూసుకోమని చెప్పు. కానీ ఇక్కడ రావడం ఎందుకు? మరి దానికి తెలంగాణ భవన్ రావడం ఎందుకు? ఆయనకి దయచేసి యువ నాయకుడు, వయసులో చిన్నవాడు, అంటే వయసులో ప్రాబ్లీ యంగ్ పొలిటీషియన్. అయినా ఇప్పటి వరకు ఆయన నోట్లో నుంచి ఒక్కసారి కూడా అభివృద్ధి, సంక్షేమము, విద్య, వైద్యము ఆయన నోట్లో నుంచి వినలేదు. ఎప్పుడు ఇవే బట్టలు ఇప్పడం. ఇదేం షోక్ అయ్యా బాబు? బట్టలు ఇప్పే షోక్ ఇదేం షోక్? ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు. ప్రజలకు అవసరమైన విషయాలు మాట్లాడలేం కదా, ప్రజలకు బట్టలు ఇప్పడం అవసరం ఎవరికన్నా? సో దయచేసి వారికి ఐ మీన్ చిన్న వయసులో ఉన్నాడైనా ఆయనకి నా హితూ పలుకుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ సమస్యల పట్ల కొట్లాడు బ్రదర్. తెలంగాణ ప్రజలకు అవసరాల బట్టి కొట్లాడు. నిన్న కూడా ఏదో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఏదో ఈ బనకచర్ల గురించి, హరీష్ గారి గురించి మాట్లాడానంట. నీకు బనకచర్ల స్పెల్లింగ్ కూడా తెలియదు. నీకు महा न्यूज़ के वामशी पर बीआरएस लीडर गादरी किशोर ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वामशी हाल ही में बच निकला, मगर इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि वामशी एक मामूली स्ट्रिंगर से महा न्यूज़ चैनल का मालिक कैसे बना। किया हम इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों और लेन देन पर बात नहीं कर सकते? वामशी ने कुछ नाजायज तरीकों से दौलत कमाई, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। गादरी किशोर ने पूछा कि वो पुलिस का नुमाइंदा है या कांग्रेस का कारकुन। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ पुलिस एहलकार भी गैर इखलाकी तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे एहलकारों के नाम भी हमें याद हैं और उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि कानून से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बयान मौजूदा सियासी माहौल में नई गर्माहट पैदा कर रहा है।
మీడియా సంస్థలు కావాలని చెప్పేసి పదే పదే ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే విధంగా మహిళని చూడకుండా ఫోటోలు పెట్టి అన్యాయంగా అక్రమంగా ఏది పడతాది మాడతారు వంశీ అంటాడు. వంశీ అటు దొరకలేమన్నా మామూలు గట్టిగానే అవుతున్నాను పని. ఇప్పటికి వాడు వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. వంశీ అంటోని మహా న్యూస్ ఇవ్వడుండే అంటే వాడు కూడా చిన్న స్టింగర్ గా పని చేసుకుంటుండే, ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసిండు. అప్పుడు సేమ్ ఇట్లా ఎంఆర్పీఎస్ మాట వాళ్ళు దాడి చేస్తే ఆ కేసు కూడా జైలుకి పోయాడు వాడు. మరి ఇలా మహా న్యూస్ అదే తట్టాను కొడుతాను మేము కూడా అనొచ్చా, మాడొచ్చా? అంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఇలాంటి లంగ పనులు చేసి ఇలాంటి ఇల్లీగల్ దందాలు చేసి మీరు ఒక మీడియా ఛానల్ కొందరమైనవారు అని చెప్పి మేము కూడా అనొచ్చు కదా. అంటే నువ్వు చేసినటువంటి పనులు, మీడియాలో జరిగేటువంటి పనులు ఇతర మహిళలు కూడా చేస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నావా? అది మీకున్నదేమో కల్చర్, మా దగ్గర లేదు. ఒక మహిళ యొక్క స్వేచ్ఛని భంగం కలిగించేటువంటి రైట్ ఓడించింది నీకు. ఈ రోజు వరకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు సంబంధించి ఆ విచారణ చేసినటువంటి ఏ ఒక్క సంస్థనైనా సరే విచారించడానికి ఇది బయటకు వచ్చని చెప్పి చెప్పిర్రా? మరి నువ్వెట్లా చెప్తావు? పోనీ నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తులైనా స్వతహాగా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఇచ్చిర్రా, నా ఫోన్ ట్యాప్ అయింది, దీనివల్ల నా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగింది, నన్ను వీళ్ళు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి నాకు వీళ్ళు మాట్లాడని చెప్పిర్రా? లేదు. ఏది పడితే అది మాట్లాడితే నడుస్తుంది, మా ఇష్టం చేస్తాము, మళ్ళీ ఏమైనా మాట్లాడితే మీడియా స్వేచ్ఛకు భంగం కలుగుతుందా? మొదటి నుంచి మీడియా స్వేచ్ఛ మీద ఇట్లనే చేస్తున్నారు. అరే మీడియా స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగిస్తుంది భయ్. వాస్తవాలు చెప్పు, నువ్వు వాస్తవాలు ఏమన్నా చెప్పు. నీకు అనిపించింది ఊహ పెట్టుకొని కావాలని చెప్పేసి మనిషిని టార్గెట్ చేసి క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేసి కుటుంబంలో ఒక మానసిక శోభకు గురయ్యే విధంగా చేస్తే ఎవడు ఊపడు కొడతా. తస్మాత్ జాగ్రత్త వంశీ. మహా న్యూస్ నీకు మళ్ళా కూడా అయ్యేది ఉంది. నేను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. మీడియా ప్రాంతంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఎట్టి పరిస్థితి వదిలిపెట్టే ప్రశ్న లేదు ఏ రోజుకైనా సరే. మేము కూడా పిక్కు బుక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. గతంలో చెప్పింది అబద్ధం కాదు. పోలీసులు కూడా అత్యుత్సాహం. ఆ దాడిలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఎవరి మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారో పిల్లలపై నిరసన తెలియజేస్తారు. మా రైట్ ఎందుకు ఇచ్చిన రైట్ చూసిన అడుగుతారు పోయి. దాంట్లో మా అధ్యక్షుడు ఒకరికి బెయిల్ ఇచ్చారు, మిగతా ఇద్దరు పిల్లల్ని జంగా అంటూ ఇంకొక అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు ఇష్టం కొట్టిరు వాళ్ళని, కొట్టి వాళ్ళని రిమాండ్ చేశారు. ఇంకా 5 పిల్లలు ఇప్పటికి అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ఎవడిచ్చి నీకు రైట్ కొడతాను? నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తవా? పోలీస్ అంటే నీ ఇష్టమా? నీ అయ్యా జాగీరా? ఎట్లా కొడతావు? పిల్లగాల మీద ఎట్లా చేసుకుంటారు మీరు? మిమ్మల్ని ఎవరు వదిలిపెట్టేది లేదు. ఎవరెవరైతే దాంట్లో పాల్గొన్నారో అందరి పేర్లతో సహా రాసుకుంటున్నాం. మీ సంగతి కూడా తేలుస్తాం. కోర్టుల చట్టాల ద్వారానే మీ మీద కూడా రిట్టేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోర్టుకు ఈడుస్తాం. ఎప్పుడు జరిగింది ఇట్లా పరిస్థితి? తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వారి మీద సేమ్ ఇదే దాడి జరిగింది పోలీసుల ద్వారా. ये वाकया ट्रैफिक पुलिस स्टेशन SR नगर के करीब पेश आया। आग कैफे के किचन से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। एनी शाहिदीन के मुताबिक कई अफराद ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है ताकि फंसे हुए अफराद को बहिफाजत निकाला जा सके। जाए वो कुआं पर धुआं और शोले दूर से देखे जा सकते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद है। अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी है। मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। नीलौर जिला के बच्ची रेडी पाले गांव में एक पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का वाकया पेश आया। एक गाड़ी सवार ने इल्जाम लगाया कि इसने का पेट्रोल डलवाया, लेकिन सिर्फ आधा लीटर ही निकला। इसे शक हुआ तो इसने अपनी बाइक के टैंक से पेट्रोल निकालकर बाल्टी में चेक किया। जांच के बाद वाज़ेह हो गया कि पंप स्टाफ ने कम मिकदार में पेट्रोल दिया है। इस धोखाधड़ी पर गाड़ी सवार ने शदीद नाराजगी जाहिर की। जब इसने पेट्रोल कम आने पर सवाल किया तो अमला कोई मुनासिब जवाब न दे सका। इस वाकये के बाद दीगर सार्फिन में भी नाराजगी देखी गई। पेट्रोल पंप के अमले का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया गया। मकामी अफराद ने हुक्काम से कार्रवाई की मांग की है। ये वाकया सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। లీటర్ 1/2 లీటర్ కూడా లేదు దాంట్లో చూడు.
ఆ? చూడు 400 రూపాయలు పెట్రోల్ పట్టిస్తే ఎంత వచ్చింది? 1/2 లీటర్ పెట్రోల్ వచ్చింది ఇంట్లో. 400 రూపాయలు పెట్రోల్ పట్టిస్తే 1/2 లీటర్ వచ్చింది. చూద్దురా, నువ్వే పట్టింది చూద్దురా. ఏది గురువైంది? నేను చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోయి ఉంటాను. నీకు చూపించావు 1/2 లీటర్ పెట్రోల్ వచ్చిందా లేదా చూద్దురా. రా, మాట్లాడేది కాదు. 400 కదా నువ్వు ఇచ్చావు? నువ్వు 400 కదా పట్టమన్నాను కదా. దాంట్లో ఎంత వచ్చింది? 1/2 లీటర్ వచ్చింది. ఎంత పట్టినట్ట? ఆయనతో మాట్లాడి ఈయనతో మాట్లాడని కాదు. నీకు 400 పట్టమన్నప్పుడు 1/2 లీటర్ ఏంది పట్టేది నువ్వు? దా చూడు, 1/2 లీటరు కరెక్ట్గా ఊపు బండి. ఇదిగో ఇదిగో 400 రూపాయలు. मूवी रोल्स और तुमुल MV जैसी वेबसाइट्स को पायरेसी फिल्में फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की शनाख्त किरण कुमार के तौर पर हुई, जो मशरकी गोदावरी का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक वो वनस्थलीपुरम की NG इवज कॉलोनी में AC टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। किरण थिएटर में अपने मोबाइल फोन से फिल्म रिकॉर्ड करके गैर कानूनी साइट्स को बेचता था। हर फिल्म को 000 से 000 के दरमियान फरोख्त करता था। 2024 में उसकी सरगर्मियों से तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 700 करोड़ का नुकसान हुआ। अब तक इसने 65 फिल्मों की पायरेसी की है। पुलिस तहकीकात में इंकिशाफ हुआ वो बराह रास्त वेबसाइट्स को मवाद फरोख्त करके भारी रकम हासिल कर रहा था। पुलिस ने इसके फ़ोन, लैपटॉप और दीगर शवाहिद जब्त कर लिए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इस नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जा सके। फिल्म नगर के सब इंस्पेक्टर राजेश्वर सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसा चरियाल गेट के करीब पेश आया जब उनकी कार एक लारी से टकरा गई। राजेश्वर लाउमा मंदिर बालकम पेट से ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। हादसे के नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ता कबल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में चार्ज संभाला था। राजेश्वर 1990 में पुलिस फोर्स में शामिल हुए थे। उनकी अचानक मौत से महकमा पुलिस और अहल खाना शदीद सदमे में हैं। वो एक तजर्बाकार और फर्ज शनास पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते थे। पसमानदगाह में उनकी अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। मीलारदेवपल्ली में वाक़ भारत पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन पर एक कार में आग भड़क अलिफाटे। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कार ने फ्यूल भरवाया और अचानक शोलों की लपेट में आ गई। हादसा मीलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ पंप पर पेश आया। कार में आग लगते ही वहां मौजूद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। पेट्रोल पंप के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग बुझाने की कोशिश की। फायर इमरजेंसी आलात के इस्तेमाल से शोलों पर काबू पा लिया गया। फौरी कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से बच गया। इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। वाक़ये की मुकम्मल जांच के लिए मजीद तहकीकात जारी है। ओपन చేసేగా గోటి ఇప్పుడు మారు మారు గోటి మారు ఇప్పుడు ఈడ కొట్టి దాన్నే ఓపెన్ చేయకుండా ఎంత కొట్టినా వేస్ట్ అది. అన్నాడు ఓపెన్ చేస్తారు.
ఏం లేవు అట్లా సామాన్లు ఏం లేవు. ఎయిర్ ఫిల్టర్ కాలిపోయింది మొత్తం. तेलंगाना हुकूमत फिल्मी कज़ाकी पायरेसी के खिलाफ सख्त इक़दामात करने जा रही है। फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (FDC) के चेयरमैन दिल राजू ने इस बात का ऐलान किया। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी वज़ीर आला के साथ कई इजलास मुनक़िद हो चुके हैं। उन इजलासों में फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया गया। फिल्मी कज़ाकी के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये कमेटी फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साइबर सेल और पुलिस डिपार्टमेंट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। FDC को इस मामले में मरकजी एजेंसी की हैसियत हासिल होगी। फिल्म शूटिंग के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामों का निज़ाम भी इसी कमेटी के तहत होगा। FDC की मैनेजिंग डायरेक्टर परियानका ने बताया कि फिल्म सहाफ़ियों की मंजूरी एक्रेडिशन का जायजा लिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर नए कवायद और ज़वाबित भी मुतारफ़ कराए जाएंगे। अगर कोई शख्स लापरवाही से गाड़ी चलाकर हादसे में हलाक हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम अदा करने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। ये फैसला 2014 में कर्नाटक में पेश आए एक हादसे से मुताल्लिक मुकदमे में सुनाया गया। रवि शाह नामी शख्स ने तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चिल्लाते हुए अपनी जान गंवा दी। इसके बाद अहले खाना ने लाख का इंश्योरेंस क्लेम दायर करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले अफराद को इंश्योरेंस क्लेम का हक हासिल नहीं। इस फैसले को चैलेंज करते हुए मुतासिरा खानदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुतासिरा खानदान की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि अगर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी और लापरवाही से मौत हुई हो तो क्लेम काबिल कबूल नहीं। ये फैसला इंश्योरेंस दावों से मुताल्लिक कई मुकदमात में नज़ीर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कानूनी हलकों में भी बहस जारी है। सांतनगर के राजा राजेश्वरी नगर इलाके में एक रिहायशी मकान में फरीज फटने का वाकया पेश आया। ये इलाका SR नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। फरीज धमाके से इलाके में खौफ हरास फैल गया। मकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और की डिजास्टर रिस्पांस टीम DRF मौके पर पहुंच गई। वाकये की जगह का मुआयना करके इब्तिदाई तहकीकात का आगाज किया गया। धमाके से मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने की इत्तलात है, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हुक्काम फरीज धमाके की असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। इलाका मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बैटिंग न खेलने की हिदायत देने पर एक 19 साला नौजवान ने अपने ही वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के वनपर्ती जिला घनपुर मंडल के कोथुला कंटा तांडा से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने पेश आया। हुनविमनथु 37 अपनी बीवी और 2 बेटों रविंदर 19 और संतोष के साथ रोजगार के लिए गुचीबावली के NTR नगर मुंतकिल हुआ था। हुनविमनथु मजदूरी करता था जबकि रविंदर इंटरमीडिएट मुकम्मल करके बेरोजगार था और बैटिंग खेल कर पैसे बर्बाद कर रहा था। हालिया दिनों में बढ़ते कर्जों के सबब हुनविमनथु ने अपने आबाई गांव की जमीन रहन रख कर लाख का कर्ज हासिल किया। रविंदर ने अपने वालिद को कायल करके 5 लाख अपने अकाउंट में रखवाया, मगर ये रकम भी बैटिंग एप्स में हार गया। रकम की वापसी के मुतालबे पर रविंदर ने कहा कि दोस्त के जरिए जल्द वापस दे देगा। बार बार की झड़पों के बाद रविंदर ने अपने वालिद से इंतकाम लेने की ठान ली। मंगल के रोज वो अपने वालिद को रकम दिलवाने के बहाने NTR नगर के सुनसान इलाके ले गया। फिर सरप्राइज देने के बहाने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी और साथ लाई हुई छुरी से गला काट कर कत्ल कर दिया। हैदराबाद के काटे दिन इंडस्ट्रियल एरिया में जुमेरात की सुबह एक रबर फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क अलिफाटे। ये फैक्ट्री कार मैट्स और दीगर रबर मसनूआत तैयार करती है। आग के 22 फैक्ट्री
मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गई और घना धुआं उठने लगा। मकामी फायर स्टेशन से 2 फायर इंजन फौरी तौर पर मौके पर रवाना किए गए। पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DRF की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हो गईं। पूरे इलाके को घेरे में लेकर आम लोगों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। आग लगने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों से गुरेज करें और महफूज रहें। अरे भाई इसके पहले दौड़ता ना जी, रात से पूरे ना अभी दूसरा साइड जा रहा, स्प्रेड हो रहा, दूसरा कंपनी स्प्रेड हो रहा, नहीं हो रहा। ओके हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना ना। देखो ना डीजल लगाओ जी, मतलब रबर है ये अभी खोला था बोल रहे हैं। इसको पहले कटवाओ, फिर रडर बने क्या वहाँ रोड पे आ जाओ। साइड से ठंडा हो जाएगा तो गिरा देंगे, साइड हटा के गिरा देंगे। हाँ डब्बा से मारो, ठंडा करो, वो दीवार ठंडा करो, ठंडा करो, ऊपर चढ़ मार, ऊपर चढ़ मार। टेबल है पकड़ा, चल ये डाल 2 लाख का है। आंध्र प्रदेश में सरकारी गारावकल हॉस्टल्स की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाल ही में श्रीकालाहस्ती टाउन तिरुपति जिला के BC गर्ल्स हॉस्टल में खौफनाक वाकया पेश आया। तालिबात को नाश्ते में उपमा दिया गया जिसमें जनरू चूहे का बच्चा पाया गया। नाश्ते के बाद कई तालिबात को शदीद मतली और कमजोरी की शिकायत हुई। नाश्ते में गैर सफाई के सबब तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। 3 तालिबात को फौरी तौर पर श्रीकालाहस्ती गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे कबल भी ऐसे ही वाकये में बदडंक छिपकली पाए जाने का मामला सामने आया था। हॉस्टल की निगरानी और खाने के मेयार पर सवालात उठने लगे हैं। वालिदैन और अवाम में इस वाकये के बाद शदीद नाराजगी देखी जा रही है। हुक्काम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। स्पाइसेस जेट की एक परवाज में इस वक्त सनसनी फैल गई जब दौरान परवाज खिड़की का एक अंदरूनी फ्रेम गिर गया। ये वाकया गवाह से पाने जा रही Q400 तैयारे में पेश आया। स्पाइसेस जेट इंतजामिया के मुताबिक जो फ्रेम गिरा वो सिर्फ खिड़की के शेड पर्दे के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉस्मेटिक फ्रेम था। ये फ्रेम तैयारे की खिड़की की असल साख्त का हिस्सा नहीं था, मगर गिरने से मुसाफिरों में खौफ व हरास पैदा हो गया। तैयारा इस वक्त फिजा में था जब अचानक खिड़की का फ्रेम ढीला होकर नीचे गिर पड़ा। वाकये के वक्त कई मुसाफिर घबराहट और परेशानी का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से किसी किस्म की जिस्मानी चोट हादसा पेश नहीं आया। अमले ने सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश की और मुसाफिरों को तसल्ली दी। वाकये के बाद तैयारा बहिफाजत पाने एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। स्पाइसेस जेट ने इस वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत-ए-हाल से बचा जा सके।
पुणे की उशोविश रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक 22 साला लड़की के साथ डिलीवरी बॉय की जानिब से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये वाकया बुध की रात 7:30 बजे इस वक्त पेश आया जब लड़की को पार्सल देने के लिए डिलीवरी बॉय आया। इसने OTP मांगा तो लड़की मोबाइल लेने के लिए घर के अंदर चली गई। डिलीवरी बॉय भी पीछे से घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। इसने लड़की के चेहरे पर पेपर स्प्रे किया जिसके बाद वो बेहोश हो गई। मौका का फायदा उठाते हुए डिलीवरी बॉय ने लड़की से ज्यादती की। ज्यादती के बाद इसने लड़की के फोन से एक सेल्फी ली और वापस आऊंगा लिखकर चला गया। लड़की को होश आने के बाद इसने फौरी तौर पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ये वाकया इलाके में सनसनी का बायस बन गया है और सिक्योरिटी पर सवालात खड़े हुए हैं। बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का सख्त इल्जाम। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने गुजरात के अवाम को हर महाज पर मायूस किया है। सूरत समेत कई शहर शदीद बारिश के बाद पानी में डूबे हुए हैं। किसान, नौजवान और ताजिर सभी तबके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी लगातार जीत रही है क्योंकि अवाम के पास कोई मजबूत मुतबादिल नहीं था। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अमलन बीजेपी को जितवाने का ठेका ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अपोजिशन होती तो गुजरात में हालात मुख्तलिफ होते। आम आदमी पार्टी अवाम को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक नया रास्ता देने आई है। गुजरात के अवाम को अब बेदार होना होगा और सही फैसला करना होगा। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठाते हुए दिया। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। विसावदर की विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जी को वहां की जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ये सीट जीती थी, लेकिन 2022 में जो हमें विनिंग मार्जिन मिला था उससे 3 गुना ज्यादा वोट विनिंग मार्जिन उससे इस बार आम आदमी पार्टी जीती है। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, जो लोग आज मुल्क के मुख्तलिफ अहम इदारों में जिम्मेदार ओहदों पर फाइज हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जिस कुर्सी पर वो आज बैठे हैं उनसे बेहतर लोग भी इस पर बैठ चुके हैं और मुस्तकबिल में उनसे बेहतर लोग भी आएंगे। असल सवाल ये है कि वो अपनी पीछे क्या विरासत छोड़ कर जाएंगे, क्या मुल्क के अवाम उन्हें अच्छे फैसलों के लिए याद रखेंगे, खामोशी और जानिबदारी के लिए क्या इलेक्शन कमीशन के अफसरान को इसलिए याद रखा जाएगा कि पूरा अपोजिशन वोटर लिस्ट मांग रहा था और वो देने से इनकार कर रहे थे। क्या वोटिंग के वीडियो फुटेज 45 दिन बाद भी नहीं दिए जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग फीसद बढ़ने पर भी कोई वजाहत नहीं दी जाएगी? तमाम सवालात जमहूरी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये खतरा सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि हर एक वोटर के हक के लिए है। ये बातें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया और पब्लिसिटी चेयरमैन पावन खेड़ा ने कही है। अब ज्ञानेश जी को, पूरे चुनाव आयोग को, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे।
एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी,